खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल लरौली आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के सकरी तहसील अंतर्गत 3 ब्लॉक अजमतगढ़, हरैया व महाराजगंज क्षेत्र के दिवारा इलाके में सरयू नदी की भीषण बाढ़ की चपेट में 134 गांव की 80,000 के करीब की आबादी आ चुकी है। नदी ने वर्ष 1998 के बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सरयू नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक घाघरा का जलस्तर बदरहुआ गेज पर 73.31 मीटर पर रहा, जबकि 1998 में 72.98 मीटर के रिकॉर्ड पर था। यहाँ खतरा बिंदु 71.68 मीटर पर है। नदी प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। सरयू की बाढ़ का पानी प्रभावित लोगों के घरों में घुस गया। समस्त रास्ता डूबा हुआ है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए नाव ही एक सहारा है। साथ ही साथ पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हो गई, तो जगह जगह महुला गढ़वल बांध पर रिसाव शुरू हो गया, जिस वजह से लोगों का आना जाना और समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कुछ लोग अपने गन्ना की फसल मजबूरी में काट कर ट्रैक्टर ट्राली पर लाद कर बाहर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का पलायन भी शुरू हो गया, जिन्हें प्रशासन द्वारा राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के राज्य मंत्री सिंचाई रामकेश निषाद, सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ, पूर्व विधायक वंदना सिंह के साथ प्रशासन ने चक्की हाजीपुर, दिवारा खास राजा, झंडी का पूरा आदि गाँव का दौरा कर हाल जानते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रशासन पर्याप्त चुनाव लगाने का दावा कर रहा है, पर ग्रामीण नाव की शिकायत कर रहे हैं। जबकि राहत सामग्री के वितरण में चना दाल, बिस्किट, नमक, चावल 10, तेल, मासिक आलू 10, कुल 100 लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया, सीएमओ डॉक्टर आयन तिवारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम राजीव रत्न सिंह, सीओ सगड़ी अनिल वर्मा, वीडियो प्रधान राम सिंह यादव आदि मौजूद रहे। अलर्ट कर दिया कि आप लोग जो है एकदम अलर्ट रहिए। बंदे पे कई जगह रिसाव भी हो रहा है, तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था के साथ में लोग लगे रहेंगे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल जो है उसको काबू में लिया जाएगा और जगह जगह पे राशन और दवाओं की सुविधा लगा के रखा गया। मंत्री जी गाँव का दौरा करके और गाँव में हर प्रभावित है जी, लेखपाल जी को, एसडीएम जी को आदेश दिया है उनके नाम की सूची बना करके और आपदा कोष से उनके घर भी बनवा दिए जाए, क्योंकि वो तो क्या सर बाढ़ग्रस्त घोषित होगा या नहीं? दिवारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त घोषित होगा या नहीं इस समय? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देखिए क्या है, जितना पानी बाढ़ के लिए मानक है उससे बहुत ऊपर जा चुका है और ये पूरा प्रशासन और खुद एडीएम सर भी कल आके दौरा करके गए हैं जी, और आज मंत्री जी भी आपके बीच आए। मंत्री जी से बात करेंगे आप, तो आप टेलीफोन पे स्टूडियो में बैठे थे तभी मुख्य सचिव जी को आपको उन्होंने अवगत करा दिया कि यहाँ स्थिति कैसी है और आगे के लिए भी कुछ प्रपोजल दिया जाएगा, ताकि ये जो बंधा जर्जर हो चुका है वो और चौड़ा और ऊंचा मजबूत बन जाए, ताकि आगे कभी ऐसी स्थिति ना बने बाढ़ के कारण गांव को परेशानी हो। अभी मैं बाढ़ जुलाई और अगस्त में आती थी, तो उसकी तैयारी के हिसाब से प्रशासन ने अपना पूरी तैयारी कर रखा था, लेकिन अक्टूबर माह में बाढ़ आना और पूरे क्षेत्र को प्रभावित करना, सिंचाई विभाग ने और प्रशासन ने पूरी तरह संवेदना के साथ में पूरी तैयारी कर रखी है। हर जगह जहाँ इस तटबंध में सीपेज थे उनको बोरियों से भरकर दुरुस्त किया जा रहा है, सभी जगह लगभग दुरुस्त हो गया है जी, और जहाँ भी बाढ़ का पानी बस्तियों में घुसा है जी, वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने और दवाएं पहुँचाने के लिए यहाँ के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। क्या अभी तक क्या उनको राहत सामग्री मिली है या नहीं, मैं इसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जिस कैंप में है वहाँ भी अभी राहत सामग्री ही देना है, डॉक्टरों की टीम पहुँच रही है। वैवाहिक जीवन के श्रृंगार का व्रत, 7 फेरों के 7 वचनों को चमकाने का व्रत, प्रेम लगन में मगन हो जाने वाला व्रत, रिश्तों में प्रेम व समर्पण जताने का व्रत, कृष्ण द्वारा द्रौपदी को बताया गया व्रत,
शिव द्वारा पार्वती से कहा गया व्रत और अखंड सुहाग की प्राप्ति वाला व्रत करवा चौथ गुरुवार को जनपद में पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। महीनों से व्रत की तैयारियों में जुटी सुहागिनों ने रविवार को निराजल रहकर यह कठोर व्रत रखा। 16वां श्रृंगार कर व्रत के निमित्त गोट मंदिरों में एकत्र हुई सुहागिनों ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया, व्रत से जुड़ी कथा का श्रवण किया और उसके आगे छलनी लगाकर चांद बना दिया और बोले, बहन बहन चांद उग गया है। तब उसने अपनी भाभियों से कहा कि चांद उग गया है, आओ पूजा करें। तब भाभियां बोली, ननद जी यह चांद तो आपके लिए उगा। पहला निवाला तोड़ा, उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला तोड़ा, उसमें बाल आ गया और तीसरा निवाला तोड़ने पर उसके ससुराल से बुलावा आ गया। सूर्योदय से पूर्व व चंद्रोदय तक चलने वाले इस व्रत के दौरान सुहागिनों ने अग्रपूज देव गणेश, माता गौरी व चंद्रदेव की उपासना कर उनसे पति की दीर्घायु जीवन की कामना की। अपने पति के लिए आज करवा चौथ है, उनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ। हम अभी कथा सुनाया जाएगा, फिर उसके बाद हम थाली को रोटेट करते हैं, उसके बाद पूजा होती है, फिर चांद निकलने पे हम उसे अर्घ दे के पानी पीते हैं। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? करवा चौथ सुबह भोर में 4 बजे उठ के और सरगी करते हैं हम लोग, जिसमें 11 चीज़ें या फिर 7 चीज़ें खानी ज़रूरी होती है। इनमें से में ही जो दूध वाली होती है वो खानी ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद उसको खाने के बाद फिर सारा दिन नीराजल व्रत रखते हैं और शाम को वही 5 बजे करीब पूजा करके फिर कथा करने के बाद रात में चंद्रमा को देख के अर्घ दे के फिर करवा चौथ हमारा पूरा हो जाता है। जनपद में डेंगू के मामले पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में ही तमाम लोगों में संक्रमण का पता चला। डॉक्टर्स कहते हैं मच्छर जनित बढ़ते इस गंभीर रोग के खतरे को समझते हुए सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। डेंगू किसी को भी हो सकता है, इसकी गंभीर स्थिति जानलेवा हो सकती है। इस जोखिम को समझते हुए मच्छरों के काटने से बचने के उपाय करते रहें। डेंगू के खतरे से बचे रहने के लिए इसके लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। चूंकि इस समय देश में मौसम बदल रहा है, जिसके कारण सीजनल फ्लू का खतरा भी काफी बढ़ गया है। इसके अलावा डेंगू के मामलों में भी उछाल देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि डेंगू और फ्लू के ज्यादातर लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में इनमें समय रहते अंतर करना और स्थिति का सही इलाज कराना आवश्यक हो गया। डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि डेंगू और इन्फ्लुएंजा के कई लक्षण एक समान होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार। इन लक्षणों को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि डेंगू के कुछ लक्षण शरीर पर बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिसके आधार पर इस स्थिति की पहचान की जा सकती है। डेंगू के रोगियों में शरीर पर खून के थक्कों की तरह चकत्ते हो सकते हैं। वायरल बुखार के ज्यादातर मामलों में शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, जबकि डेंगू से पीड़ितों में बुखार 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कुछ अंतर है जिनके आधार पर शुरुआती स्तर पर डेंगू और वायरल फीवर में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में डेंगू के मामलों में तेज उछाल आया, इस खतरे को देखते हुए सभी लोगों के इससे सुरक्षित रहने के उपाय करना जरूरी हो गया। मच्छरों के काटने से बचे, लंबी बाजू की शर्ट पैंट पहने, अपने घर के अंदर और बाहर मच्छरों को नियंत्रित करने के उपाय जैसे दवाइयों का छिड़काव और पानी के जमाव को रोकें। छोटे छोटे प्रयास आपके डेंगू के खतरे से बचा सकता है। सबसे खास बात, अगर आपको कुछ समय से लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो समय रहते इलाज जरूर प्राप्त करें। आजकल चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय वायरल फीवर का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें जो मुख्य लक्षण है, शरीर में बहुत ही दर्द का होना, पूरी हड्डियों में दर्द होता है। इसको इंग्लिश में, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, इसका नाम है। जो शरीर में बेहद दर्द होता है, पेशेंट्स को बहुत ही कमज़ोरी अचानक मालूम होने लगती है, उल्टी भी महसूस होती है, बहुत लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जा रहा है। क्योंकि इस समय ये जो है एडीज़ मॉस्किटो से फैल रहा है और फ्रेश वाटर में ये मॉस्किटो पनपता है। दिन में ही काटता है। जैसे सबके घरों में गमले रखे हुए हैं, कूलर है, इसमें पानी लगा हुआ है, तो इसमें ये मच्छर पनपते हैं और दिन में ही काटते हैं। अभी हम लोगों के पास अन्य ज़िलों से भी, जैसे इलाहाबाद वगैरह से भी जो लड़के रहते हैं, रोज़ भाग के घर आ रहे हैं, उनको वायरल फीवर से संक्रमित हैं। शरीर में बेहद दर्द और कमज़ोरी, उल्टी महसूस होना, ये 3 लक्षण हैं।
तो उसके लिए हम लोग सर्वप्रथम पहले जो बेसिक जांच है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर और मलेरिया, 2 चीज़ करा ले रहे हैं। किसी भी एक्यूट वायरल फीवर में टोटल काउंट भी कम हो जाता है और प्लेटलेट भी कम हो रहा है, तो इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पेशेंट को थोड़ा आराम करना चाहिए, फ्लूइड्स वगैरह पर्याप्त मात्रा में ले, एंटीबायोटिक्स, कुछ हल्की एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक लेके आराम करें। अगर उसके बाद भी फीवर नहीं उतरता है तो फिर हम लोग CBC रिपीट करा रहे हैं। और अक्सर ये देखा जा रहा है कि प्लेटलेट काउंट लोअर साइड में है, 2-3 दिन के बाद प्लेटलेट बढ़ भी रहा है, लेकिन कुछ पेशेंट्स का प्लेटलेट 40,000, 50,000, 30,000 तक भी जा रहा है। उसमें हम लोग डेंगू की जांच करा ले रहे हैं, NS1, IgG और IgM। NS1 और IgM, NS1 जो है अगर पॉजिटिव है तो वो रीसेंट इन्फेक्शन है, IgM है तो 1 हफ्ते से 10 दिन का इन्फेक्शन है, और IgG है तो पहले का इन्फेक्शन है। लेकिन डेंगू की कन्फर्मेटरी जांच एलाइसा टेस्ट होता है, अगर एलाइसा पॉजिटिव है तभी हम लोग डेंगू को डिक्लेयर करते हैं। इसमें डेंगू एक सामान्य वायरल फीवर है, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप इसकी रिकवरी भी हो जा रही है। पैरासीटामॉल, हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स लीजिए, आराम करिए, फ्लूइड्स भरपूर मात्रा में लीजिए। हाँ, एक चीज़ में सतर्क रहना है कि BP कम ना हो और शरीर पर लाल धब्बे ना आवे। तो हम लोग पेशेंट्स को भी आगाह कर दे रहे हैं वाइटल्स के लिए कि BP दिखवाते रहें, और दूसरी चीज़ कि अगर शरीर पर लाल धब्बे होते हैं तो तुरंत संपर्क करें। कुछ केसेस में लाल धब्बे होने के साथ ही BP डाउन होने लगता है, तो उसको हम लोग हेमरेजिक डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। तो वो स्थिति एडमिट करने वाली है, उसके पहले ही सतर्क होकर पेशेंट को एडमिट कराइए। ICU में की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और पेशेंट को टर्सरी हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज वगैरह में रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अभी जो हम लोगों के पास केसेस आ रहे हैं उसमें कोई ऐसे केसेस नहीं आए जिनको हमको परप्यूरिक स्पॉट्स वगैरह कोई हेमरेजिक स्पॉट्स मिले, अभी ऐसे केसेस नहीं आए हैं। जो भी आए हैं थोड़ा प्लेटलेट कम है, 3-4-5 दिन में उसकी रिकवरी हो जा रही है, पेशेंट ठीक हो जा रहा है। तो आम जनता से ये अपील है कि इसमें कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें धैर्य से काम ले, पूरी बाँह का शर्ट पहने, क्योंकि मच्छर दिन में काटते हैं, खुले जगहों पर काटेंगे तो फुल शर्ट पहने, पानी जो है गमले में कूलर में है उसको चेंज कर दें, अपने घर के आसपास पानी न लगे इस पर विशेष ध्यान दें। आजमगढ़ शहर कोतवाली के अलवल मोहल्ले में 2 दिन पूर्व युवक की हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे अभिषेक उपाध्याय उर्फ निक्की ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। मंगलवार को अलवल मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में दीपांशु चौधरी की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में मृतक युवक के पिता ने अभिषेक उपाध्याय समेत 4 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे के आरोपी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय उर्फ निक्की को पकड़ने के लिए पुलिस दबाव बनाए हुए थी। इस बीच पुलिस को धत्ता बताते हुए पूर्व कोविड-19 के समय मरीज की पहचान उजागर करने तथा सोशल मीडिया पर डॉक्टरों को धमकाने के 2 साल पुराने मामले में अभिषेक उपाध्याय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरूज के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने आरोपी अभिषेक उपाध्याय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने बीते 19 सितंबर को लापता हुए प्रॉपर्टी डीलर आदिल उर्फ शहबाज की हत्या का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ ही मृतक की कार व गायब नकदी का हिस्सा भी बरामद कर लिया। मृतक की हत्या यौन शोषण के चलते फूलपुर क्षेत्र के चलते हुई बताई जा रही है। बीते 29 सितंबर शहजाद पुत्र शहमदार प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करता था। बीते 29 सितंबर को वो घर से कार लेकर फूलपुर के लिए निकला और घर वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन उसकी कार जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में अधजली हालत में मिली। लापता प्रॉपर्टी डीलर की तलाश में जुटी पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया। साथ ही वहीं बरामदगी के स्थान के आसपास लगे दर्जनों CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस बात से आश्वस्त रही कि लापता प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। तथ्यों के आधार पर पुलिस ने बुधवार की शाम वारदात में शामिल 3 युवकों को फूलपुर देहात क्षेत्र स्थित रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि घटना वाले दिन रात करीब 9 बजे हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मौजूद थे। उस दौरान मृतक आदिल अपनी कार लेकर आए और हम लोगों को कार में
बिठाकर ले गया। रास्ते में एक स्थान पर उसने वाहन रोका और दारू मंगाकर पिया। इसके बाद सभी एक व्यक्ति के खाली पड़े प्लॉट पर पहुंचे और वहां आदिल ने 2 युवकों को वाहन से उतारकर एक के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दी। उसकी गलत हरकत से परेशान पीड़ित ने वाहन में रखे लोहे की वजनी वस्तु से आदिल के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। इसके बाद सभी ने उसका काम तमाम कर दिया। 100 को ठिकाने लगाने के लिए सभी उसे कार में आगे बढ़े और सुल्तानपुर जिले में बरौठी कला के समीप शव को नदी में फेंककर तीनों वापस लौटे। जौनपुर जिले अकेली जमापुर में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचे और वहां साक्ष्य छिपाने के लिए गाड़ी को जलाने का प्रयास किया। दूसरे दिन मृतक के पास से मिली नकदी से तीनों ने अपने लिए कपड़े खरीदे और फिर वापस घर लौट आए। पकड़े गए हत्यारोपियों में करण सोनकर पुत्र राकेश सोनकर मुड़ियार रोड कस्बा फूलपुर निसाल बिंद पुत्र रामलखन व शैलेश प्रजापति पुत्र रामचंद्र फूलपुर देहात के निवासी बताए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आगामी 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पीईटी के लिए नेहरू हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्णय लिया कि परीक्षा को पूर्ण निष्पक्षता एवं ईमानदारी से संपन्न कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 15 अक्टूबर 2022 एवं 16 अक्टूबर 2022 शनिवार एवं रविवार को 4 पालियों प्रत्येक दिवस 2 पालियों में जनपद के 51 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक, द्वितीय पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक में कराया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ में निर्धारित 51 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुद्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रति 3-4 परीक्षा केंद्रों पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 1 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि मोबाइल या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी नहीं ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थी की चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंधित सामान किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी के प्रवेश करने, निकलने, प्रश्न पत्र बांटने, खोलने, जमा करने एवं पैकेटिंग, सीलिंग करने की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारियों और प्रबंधकों की लापरवाही को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का फीडबैक अपर जिलाधिकारी प्रशासन को उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा के दिनांक 15 अक्टूबर 2022 एवं 16 अक्टूबर को 4 पालियों को अपर जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी की देखरेख में प्रथम पाली हेतु प्रातः 5 बजे एवं द्वितीय पाली हेतु पूर्वाह्न 10 बजे कोषागार से परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र गोपनीय सामग्री आयोग द्वारा नामित एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ प्राप्त करेंगे एवं एजेंसी द्वारा व्यवस्थापित वाहनों में परीक्षा सामग्री अपने परीक्षा केंद्र पर सामग्री प्राप्त कराकर अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक पाली में परीक्षा समाप्ति के उपरांत सभी रंगीन शील्ड पैकेट्स ट्रंक को एजेंसी के व्यवस्थापित वाहनों में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। नंबर लॉक का कोड SMS के माध्यम से केंद्र अधीक्षक एवं कार्यदायी संस्था नामित एजेंसी के प्रतिनिधि को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व भेजा जाएगा। उन्होंने समस्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा तिथि 15 अक्टूबर 2022 एवं 16 अक्टूबर 2022 को प्रातः 7 बजे तक प्रत्येक दिशा में पहुंचकर कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0546224641 9545441717 पर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न पुस्तिका के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व केंद्राध्यक्ष नामित एजेंसी के केंद्र प्रभारी 2 कक्ष निरीक्षकों एवं अपनी उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खुलवाएं। प्रश्न पत्र खोले जाने के समय की वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाना अनिवार्य है तथा इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपनी देखरेख में शिष्टतापूर्ण ढंग से परीक्षा को संपादित कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी एवं समस्त केंद्र व्यवस्थापक नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल परीक्षा संपन्न कराए जाने तथा परीक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। उप संचालक चकबंदी लगातार वहां बैठकर निगरानी करेंगे। कंट्रोल रूम का नंबर 0546224641 एवं 9454417117 पर फोन कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें अथवा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उमेश त्रिपाठी, समस्त SDM सेक्टर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, स्कूल प्रबंधक तथा पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सहारा इंडिया से अपनी जमा पूंजी वापस नहीं मिलने से नाराज निवेशक अबार पार की लड़ाई में उतर आए हैं। निवेशकों ने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तले लामबंद होकर सहारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन व नारेबाजी की।
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप जमाकर्ताओं के लंबित भुगतान दिलाए जाने की गुहार लगाई। भुगतान नहीं मिलने के कारण सोसाइटियों में सहारा के द्वारा नियुक्त एडुकेटर मेंबर आज काफी तनावग्रस्त हैं। कई लोग घर बार छोड़कर भाग फेरे रहे हैं। जमाकर्ता सहारा के एजेंट के घर पर परिवार के सामने गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। सोसाइटी में निवेश किए जमाकर्ताओं की भी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि देश भर में अधिकांश निवेशकों का पैसा जमा है, जो किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी, ठेले, खोमचे वाले, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, गरीब एवं देश के गरीब तबके के लोग हैं। भुगतान नहीं मिलने के कारण जमाकर्ता अपनी बेटियों की शादी, बच्चों को उच्च शिक्षा, रुपए के अभाव में वो अपने और परिवार वालों की समुचित इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। निवेशक तिल तिल कर मर रहे हैं। इस कारण पूरे जनपद में करीब 20 लाख जमाकर्ता एवं लगभग 2000 सहारा के एडुकेटर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। करीब 20 लाख निवेशों का परिवार भुखमरी के कगार पर है। त्राहिमाम मचा हुआ है। सहारा समूह से भुगतान नहीं मिलने के कारण जनपद के करीब 30 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। सहारा इंडिया के समूह के मुखिया सुब्रत राय की कई बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भुगतान के लिए तारीखें दी गई, लेकिन उनके बाद सभी झूठे वादे साबित हुए। वो सभी गरीब जमाकर्ताओं की गाड़ी कमाई को हड़पना चाह रहे हैं। कई प्रदेशों में भी आंदोलन कर रहे हैं, किंतु कोई परिणाम अभी तक नहीं निकल सका है। जमाकर्ताओं ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि सहारा समूह की सहकारिता समिति में जनपद के लाखों जमाकर्ताओं एवं देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के जमाधन के भुगतान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति कमीशन बनवाकर जमाकर्ताओं के भुगतान में ब्याज सहित कराना सुनिश्चित करें। सर, मेरे 4 साल पूरे हो गए पैसे और अभी तक मिला नहीं। मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है। सहारा में जाने पे क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं कि यहाँ आज बोले हैं कि चलो वहाँ धरना पे बुलाए हैं, लोग अलाउंस हो रहा था, तो बोले हैं कि वहाँ जाना मत, लाठी चार्ज हो जाएगी। हम बोले हम लाठी खाएंगे जरूर, लेकिन हम अपने पैसे के लिए हम मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे। एजेंट सारा इनके जाते वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मिलेगा, केस चल रहा है। 1.5 लाख से ऊपर है सर। 4 साल से मैं दौड़ रही हूँ। अब पैसा कमा ले सहारा में ना मिले तो जकर के जाते काल नहाबे ना करे ना देवे। अभी हम 40-20 हजार जमा कैले ही, आज वही 6 साल हो गए, ऊपर हो गया, ना मिला था। कहना कि आज मिलेगा, बिहान मिलेगा, परसों मिलेगा, तो करता 6 साल आज हो गया। बाबू ना हमार घर द्वार कुल गिर गया है। हम नीबी तरह तिरपाल डाल के सुतल है। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद,
पहुंचिए। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक